अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या है। अब हम लोग इसको कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हम लोग यहाँ पे गॉस के मुख्य रूप से 3 अनुप्रयोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ते हैं। पहला जो है किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के कारण कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं, टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज बॉडी। कोई भी चार्ज बॉडी है उसके कारण जो है इलेक्ट्रिकल ड्यू टू चार्ज बॉडी, आवेशित वस्तुओं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर देंगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू एनी चार्ज बॉडी। और फिर कूलम्ब्स का नियम ज्ञात कर देंगे, टू फाइंड द कूलम्ब्स लॉ। ये विशेष रूप से 3 उपयोग जो है हम लोग पढ़ते हैं। आपको आपकी बुक में ऐसा पॉइंट बना के नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको इसको ध्यान देंगे। मैं इसका जो फर्स्ट वाला है उसको शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम अलग से इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में कुछ केवल एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया जाए एक ऐसा घन है। अब इसके पहले क्लासेस में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ऐसा एक स्फीयर है, इसके अंदर प्लस क्यू आवेश है। तो प्रश्न है कि इसमें से टोटल चार्ज टोटल फ्लक्स कितना होगा। अब बहुत आसानी से बता सकते हैं कि फाई ई इक्वल्स टू, बाकी इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है कहाँ है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या पता है कि इसके अंदर क्योंकि क्यू आवेश है इसलिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अगर सेम ये घन के जगह पे एक स्फीयर होता, गोला होता और इसके किसी बिंदु पे प्लस क्यू आवेश होता, भले ये आप देख रहे घन है यहाँ पे गोला है, लेकिन अगर मैं इससे आपसे पूछता कि इसके अंदर से भी कितना आवेश निकलेगा, कुल विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, तो गॉस के नियम के अनुसार जो है सामान्य रूप से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें से और इसमें से दोनों बराबर क्यों निकलेगा। दोनों का शेप अलग है, साइज अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन हम जानते हैं कि बाकी अन्य किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये किसके ऊपर निर्भर करता है, तो सिंपल जो है इसके अंदर कितना आवेश है, तो चूंकि इसमें भी क्यू आवेश है इसमें भी क्यू आवेश है, इसलिए दोनों से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि इसमें से कितना निकलेगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसके एक फलक से किसी भी एक फलक से कितना निकलेगा, तो आपका जवाब क्या होगा। तो चूंकि पूरे से जो है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, इसमें टोटल 6 फलक है, 1 2 3 4 और एक मेरी तरफ और एक पीछे की तरफ, तो 6 फलक है, तो फाई ई इक्वल्स टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। ये जो है इसका उत्तर जो है हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके आधे गोले से कितना निकलेगा, तो टोटल से Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो अगर इस सेम ही क्वेश्चन को कर दिया जाता कि बताइए कि इसके आधे गोले से कितना निकलेगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था, तो पूरे से Q अपॉन एप्सिलॉन 0, इसलिए आधे गोले से कितना निकलेगा, तो फाई ई इक्वल्स टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसी तरह से कई बार आपको एंगल भी बना के दे सकता है, तो भी जो है आप बहुत आसानी से इसको जो है निकाल सकते हैं। अब आता है दूसरा और तीसरा पॉइंट। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे, अंकित प्रश्न करेंगे, तो इसके बारे में और बहुत सारे प्रश्न करेंगे। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन हम लोग जो आपके, चूंकि अभी हम लोग बोर्ड की परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए पहले हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में। और इसमें सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है, जो आपकी परीक्षाओं में भी बहुत बार आता है, उसको ध्यान देंगे। देखिए, रेखावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम देखेंगे। अब सबसे पहले जो है रेखावेश क्या है ये जान लीजिए। वो रेखा नहीं जो फिल्म में काम करती थी, उस रेखा को मत सोचिएगा, ऐसे वो भी बहुत सीधी थी, लेकिन यहाँ पे कौन सा हम रेखा ले रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, एक वायर ले रहे हैं। स्ट्रेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, एक वायर ले रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको मोटा कर दे रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि इसके अंदर, इसके ऊपर जो है प्लस चार्जेस है,
अब हमको इससे किसी एक बिंदु, कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे जो कि इससे r दूरी पर है, कितने दूरी पे है, r दूरी पे एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालना। क्या हम कूलम्ब्स के नियम से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि कूलम्ब्स का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है, यहाँ पे बिंदु आवेश नहीं है, इसलिए नहीं निकाल सकते। ये बंद पृष्ठ भी नहीं है, ये तो खुला है, तो फिर बंद पृष्ठ कैसे हम कल्पना करेंगे? तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। फिर से आगे कॉन्सेप्ट जरूर आपको सोचना पड़ेगा। कोई भी तार ले लें, थोड़ा सा तार मोटा हो जाएगा तो रॉड हो जाएगा, पतला होगा तो तार होगा। तो अगर ये तार है, पहले हम लोग इसको कुछ चीज मान लिया जाए कि ये भी नाम दे दीजिए, मान लिया कि ए बी आवेशित लंबा तार है जिसका कुल लंबाई L एवं कुल आवेश Q है। कुछ तो लिखना ही पड़ता है, ये तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं उसको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी, ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन L। और आपको पता होगा कि इसको हम लोग रेखीय चार्ज आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। अब देखेंगे क्या होता है। अब देखिए, कल्पना कीजिए, आपको मैंने कहा कि इससे r दूरी पे एक बिंदु बताओ, इससे r दूरी पे एक बिंदु बताओ, इस पेन से एक r दूरी पे बिंदु बताओ। क्या ये केवल यही बिंदु होगा? यही बिंदु होगा क्या? क्या ये यहां पे नहीं हो सकता? यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे नहीं हो सकता, कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि हर जगह विद्युतीय क्षेत्र लंबवत, याद रखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र कैसा निकलता है? लंबवत निकलता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इधर ही रहेगा, इसके क्रॉस भी जो है इधर ही रहेगा, टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर ही रहेगा। तो इधर कोई भी बिंदु हो सकता है, ऐसा कोई भी बिंदु हो सकता है। अब क्या इधर ही केवल हो सकता है? इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है। तो अगर हम देखिए, इसको ध्यान दीजिए, अगर हम इसके चारों तरफ एक धागा लें, इसको आठ लंबाई का धागा ले, इसको घुमाएं, तो ये तो चारों तरफ कहीं भी घूम सकता है। ये क्या होगा? ये चारों तरफ जो है कहीं भी घूम सकता है। ये इसके चारों तरफ कहीं भी घूम सकता है, ध्यान देंगे। अब ये कहीं भी घूम सकता है, तो फिर क्या होगा कि ये जो है एक बेलन बन जाएगा, ये एक बेलन बन जाएगा। मान लो ये बिंदु P यहां पे है, इसके चारों तरफ एक बेलन बन जाएगा। ध्यान देंगे ये चित्र को, क्या हो जाएगा? एक बेलन बन जाएगा जिसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी? सॉरी, जिसका 3 सतह हो जाएगा। एक सतह ये हो जाएगा, मान लो इस सतह को हम ds ले लें, इस सतह को हम ds1 ले लें, इस सतह को ds2 ले लें। इसको ध्यान से देखो, इससे आपको पता चलेगा। ये हमारा एक बेलन है, तो इस बेलन में
आप ये जो एक वृत्ताकार सतह हो गया, एक सतह कौन सा हो गया, ये आपका वृत्ताकार सतह। एक सतह कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला सतह। एक सतह कौन सा हो गया, ये नीचे। इधर वाला क्या है, ds1। सरफेस से हम s लेते हैं, कई जगह ये भी लेते हैं एरिया से, लेकिन हम यहाँ पे ds से s ले रहे हैं। ऊपर में एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक इसके चारों तरफ। एक वृत्ताकार सतह, गोलाकार सतह, ऐसा गोल 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 गोल, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे 3 सतह हो रहा है, और लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, इधर नहीं है, ये इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, सब तरफ लंबवत बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इधर भी होगा, याद रखिए, इधर भी तीव्रता होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर जगह जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो अब इतने सारे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये सबको मिटा देता हूं। केवल मैं आपको एक ही को, ये दोनों को ले रहा हूं। 17 है, ऐसा नहीं है कि हट गया है, लेकिन हम केवल एक को ले रहे हैं। अब देखिए, ये तीनों पृष्ठ से कितना विद्युतीय फ्लक्स निकलेगा। गॉस का नियम को बताता है। क्या बताता है कि तार के कारण बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस सिलेंड्रिकल एरिया। अब देखिए, ये बंद पृष्ठ भी हो गया, इसके चारों तरफ एरिया जो है बंद हो गया, इसलिए अब हम इसमें गॉस का नियम उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d phi e इक्वल्स टू, इधर ले लेते हैं, d phi e इक्वल्स टू, पहले पृष्ठ में कितना होगा, e इंटू ds। देखिए, हम यहाँ पे सदिश का चिन्ह डाल रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्लस दूसरे पृष्ठ में e इंटू ds1, यहां पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इसमें भी जो है क्या होगा, e इंटू ds2। आप s1 s2 s3 भी ले सकते थे, इसमें भी हम वेक्टर का नोटेशन डालेंगे। अब जैसा कि आप जान रहे हो, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, डॉट मल्टीप्लिकेशन है, इसी के कारण ये हो जाएगा e इंटू ds इंटू e और ds दोनों एक ही दिशा में, मतलब बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, प्लस e इंटू ds1। अब यहां पे e और ये e ds1, ये दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, दिख रहा है यार, बहुत इजी है, मैं ही जवाब देता हूं, आप लोग बहुत देर करोगे। तो ये cos 90 डिग्री, और सिमिलरली यहां से यहां तक का क्या है, अब तो तुरंत देख लोगे, ऊपर जो है इतना है, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, e इंटू ds 2 cos 0 डिग्री, ये भी जो है cos 0 डिग्री। तो सभी को पता है कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसी के लिए अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जरूर याद कर लीजिए, e इंटू ds, बाकी सारा क्या हो गया, 0 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इंटीग्रेट करो इसको भी, d phi e इक्वल्स टू, e कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे, ds। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x होता है, तो phi e का इंटीग्रेशन e इंटू ds। अब ये सरफेस इंटीग्रेशन है, कई बार इसमें ऐसा चिन्ह लगा रहता है, तो सरफेस इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो पृष्ठ रहता है उसका पृष्ठ तल का क्षेत्रफल लेते हैं। तो बेलन का पृष्ठ तल का क्षेत्रफल कितना है, व्हाट इज द
सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, याद है किसी को? अरे यार ऐसे ऐसे फार्मूला भूलोगे तो फिर तो पढ़ लिए फिजिक्स, फार्मूला नहीं भूलना है। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एल। आपको ये कई बार कंफ्यूजन होता है, पाई आर स्क्वायर एल होगा या पाई आर एल। बहुत सिंपल है, अगर आप इसका डायमेंशन देखेंगे तो एल का होल स्क्वायर हो गया, ये भी एल 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 का होल स्क्वायर हो गया। अगर आर स्क्वायर एल कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा, जो गलत होगा। हम पृष्ठ ले रहे हैं इसलिए ये होगा। तो phi e equals to e into 2 pi r l, ये हो गया इक्वेशन 2। अब अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, गॉस के नियम से phi e equals to क्या होता है? तो होता है q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर कीजिए, सब में ही करेंगे। e into 2 pi r l equals to q upon epsilon 0, इसलिए e equals to 1 by q by 2 pi epsilon 0 r। अब ध्यान दीजिए, q upon l equals to lambda, so q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? lambda l upon 2 pi epsilon 0 r। l से l कट गया तो काटने में बहुत मजा आता है। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। मैं ये भी कह सकता था कि q अपॉन l को हम लैम्डा लिख देंगे, लेकिन काटने में ज्यादा मजा आता है ना, इसी के लिए जो है लैम्डा l अपॉन, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो है हमारा e इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या आ गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। यहां पे ध्यान दीजिए, E is not proportional to 1 upon r square। E is proportional to 1 upon r, ये सही है, इसको आपको ध्यान देना है। जनरली तीव्रता देखने से हम लोग r स्क्वायर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे r स्क्वायर नहीं है, r के समानुपाती है। और अगर ये r के समानुपाती है तो फिर अगर हम ग्राफ E और R के बीच में ग्राफ खींचेंगे, जैसे जैसे दूर जाते जाएगा घटेगा या बढ़ेगा? R का वैल्यू E का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? E is inversely proportional to R। तो कहीं पे भी जो है यहां पे अगर हम E ले रहे हैं, यहां पे अगर हम R ले रहे हैं और यहां पे E लेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इस टाइप का मान है। मैं एक बार आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा ग्राफ से कैसा मान आएगा, इसके बारे में मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा, उससे आपको जो है कोई भी ग्राफ कैसा आएगा वो समझने में बहुत इजी होगा। तो ये ग्राफ को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा ये रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहला एप्लीकेशन है जो हम लोग को गॉस के नियम के आधार पर पढ़ना है। इसी तरह से हम लोग को इसके बाद बेलनाकार आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी चीज हम लोग को इसके बाद की क्लासेस में पढ़ना है। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे क्लास को एंजॉय कर रहे हैं जरूर, तभी आप मेरे साथ हैं। मैं हर पोर्शन के बाद आपको कुछ न कुछ क्वेश्चंस जो है दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन आप जरूर इसको हल कीजिए। कम से कम 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हिंदी में, 5-6 क्वेश्चन इंग्लिश में मैं आपको दे रहा हूं। उन क्वेश्चन को आप जरूर हल कीजिए, और अगर आपसे हल नहीं होता है तो फिर मैं तो हूं ना, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर से, मेरे ईमेल आईडी से, अथवा कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे लिखिए कि आपको जो सवाल मैंने दिया है या कोई भी सवाल जो आपसे नहीं बना है तो कैसे बनाएंगे, उसको मैं बताने के लिए तैयार हूं। थैंक यू।